हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्रोटेक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मशीन डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव्स पार्ट 5। शुरुआत करते हैं। ये जो चैप्टर है इंजीनियरिंग मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टी, उसके ऑब्जेक्टिव्स है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द मैक्सिमम डक्टिलिटी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा मटेरियल है जिसकी डक्टिलिटी मैक्सिमम है? तो यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो समझते हैं कि एल्यूमिनियम या कॉपर की डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन फ्रेंड्स ये प्रूव हो चुका है कि माइल्ड स्टील जो है MS, उसकी डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा है। सो आंसर इज ए। नाउ सेकंड, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन अ ग्रे कास्ट आयन, जो ग्रे कास्ट आयन है उसको हम सिंबल FG से लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो FG है दैट इज़ द ग्रे कास्ट आयन डेजिग्नेटेड बाय FG 200 मीन्स दैट, यानी कि उसका मतलब क्या है, FG 200 का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स उसका जो मतलब है वो है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 200 न्यूटन पर mm²। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि ये जो दिखाता है वो दिखाता है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रे कास्ट आयन की जगह अगर स्टील होता तो यहाँ पे FE लिखा हुआ होता, ठीक है। नाउ थर्ड, स्टील कंटेनिंग अप टू 0.15% कार्बन इज नोन एज, यहाँ पे अप टू 0.15%। तो यहाँ पे जो थर्ड है उसका आंसर है बी, डेड माइल्ड स्टील। मीडियम कार्बन स्टील जो है उसका होगा 0.45% से 0.8%, यानी कि यहाँ पे लो कार्बन स्टील नहीं दिया है लेकिन मीडियम कार्बन स्टील दिया है। सो मीडियम कार्बन स्टील होगा 0.45 से 0.8%, एंड हाई कार्बन स्टील में होगा 0.8% से 1.5% कार्बन अगर हो, दैट इज कॉल्ड दी हाई कार्बन स्टील। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन अ प्लेन कार्बन स्टील डेजिग्नेटेड बाय, मतलब प्लेन कार्बन स्टील अगर 40C8 है यहाँ पे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो फ्रेंड्स उसका जो आंसर है सी, कार्बन कंटेंट इज 0.35 टू 0.45, यानी कि ये जो है 40 जो है वो उसका एवरेज बनता है 0.35 टू 0.45% मैंगनीज, सॉरी कार्बन, एंड मैंगनीज जो है वो 0.60 टू 0.90, यानी कि वो भी यहाँ पे ऑन एन एवरेज बनता है, ठीक है। सो इस तरह से उसका आंसर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मटेरियल कॉमनली यूज फॉर द मशीन टूल बॉडी, यानी यानी कि मशीन टूल की बॉडी के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? तो आंसर है फ्रेंड्स कास्ट आयन। क्यों? क्योंकि कास्ट आयन जो है उसकी शॉक एब्जॉर्बिंग, या तो हम बोल सकते हैं वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। इसीलिए जनरली वो मशीन टूल बॉडी या तो बेड उसमें ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। नाउ मटेरियल कॉमनली यूज फॉर द क्रेन हुक, या उसका आंसर है रॉट आयन। क्रेन हुक के लिए रॉट आयन सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो रॉट आयन है वो 99.5% जो है वो आयन का बना हुआ रहता है, ठीक है। और अगर उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो टफ है, मेलिएबल है एंड डक्टाइल मटेरियल है, और उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 250 है, ठीक है। रॉट आयन की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 250 टू 500 मेगापास्कल यानी न्यूटन पर mm² है, ठीक है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 300 मेगापास्कल है। और उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है फ्रेंड्स? तो क्रेन हुक जो कि यहाँ पे दिया है, चेन, रेलवे कपलिंग, वाटर एंड स्टीम पाइप्स, उसमें ये यूज़ होता है। तो नेक्स्ट जो है शॉक रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज बाय एडिंग। शॉक रेजिस्टेंस जो होता है वो किससे इंक्रीज होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे निकल एंड क्रोमियम अगर हम ऐड करते हैं तो स्टील में उसका शॉक रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ये सब प्रॉपर्टीज़ है एलॉय की, ठीक है। स्टील जो है उसमें जो एलॉय ऐड करते हैं तो निकल एंड क्रोमियम अगर ऐड करेंगे तो उसका शॉक रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। स्टील वाइडली यूज फॉर द मोटर कार क्रैंकशाफ्ट। अब मोटर कार क्रैंकशाफ्ट में कौन सा स्टील यूज हो रहा है वाइडली? सो यहाँ पे आंसर है बी, क्रोम स्टील, ओके। नाउ अ स्टील विथ 0.8% कार्बन इज नोन एज, तो इट्स नोन एज अ यूटेक्टॉइड स्टील। तो अगर 0.8% से ज़्यादा है देन इट इज़ कॉल्ड द हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, और 0.8% से कम है देन इट इज़ कॉल्ड दी हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। सो हाइपर यानी कि ज़्यादा एंड हाइपो यानी कि कम, एंड अगेन अगर 0.8% है देन इट इज़ कॉल्ड द यूटेक्टोइड स्टील, ओके। देन नेक्स्ट जो है, ओके, सो नेक्स्ट में यहाँ पे
एक्सक्यूज मी, एक यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बॉल बेरिंग आर यूजुअली मेड फ्रॉम, जो बॉल बेरिंग है, ठीक है, वो किससे बनती है? तो बॉल बेरिंग जो है यहाँ पे जो आंसर है दैट इज कॉल्ड द मीडियम कार्बन स्टील। तो जनरली जो बॉल बेरिंग है वो मीडियम कार्बन स्टील से बनाई जाती है। द प्रोसेस विच इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील बट लोअर द हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है जिससे मशीनेबिलिटी इंक्रीज होती है लेकिन हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती है? तो यहाँ पे जो आंसर है 12 का दैट इज कॉल्ड दी डी, स्पिरोडाइजिंग प्रोसेस। उससे मशीनेबिलिटी बढ़ती है और हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। नाउ मेटल सुटेबल फॉर बेरिंग सब्जेक्टेड टू हैवी लोड। अगर बेरिंग हमें बनाना है जो कि हैवी लोड के लिए यूज़ करना है तो कौन सी मेटल सुटेबल होगी? तो आंसर इज बी, वाइट मेटल। सो 13 जो है उसका आंसर होगा बी। नाउ द मेटल सुटेबल फॉर बेरिंग सब्जेक्टेड टू लाइट लोड। तो यहाँ पे लाइट लोड के लिए कौन सा मटेरियल सुटेबल होगा बेरिंग का? ठीक है, सो आंसर इज डी। तो यहाँ पे फॉस्फोरस ब्रॉन्ज यूज होता है लाइट लोड के लिए। ठीक है, नाउ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल आर दोज मटेरियल विच, तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल कौन सा मटेरियल है? विच डू नॉट बिकम हार्ड व्हेन विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। मतलब कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो है वो हीट और प्रेशर अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो हार्ड नहीं बनेगा एंड नो केमिकल चेंज अकर्स। सो 15th का आंसर है बी। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो दूसरा मटेरियल आएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है उसमें अगर हीट एंड प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो मटेरियल जो है वो हार्ड बन जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंस है कि यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक में वो हार्ड नहीं बनता इवन दो विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर एंड ऑल्सो नो केमिकल चेंजेस अकर। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन इन मशीन डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स उसमें जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है द कास्टिंग प्रोड्यूस बाय फोर्सिंग मोल्टन मेटल अंडर प्रेशर इनटू द परमानेंट मोल्ड। यानी कि मोल्ड के अंदर अगर हम प्रेशराइज या तो फोर्स से मोल्टन मेटल अंदर डालते हैं देन इट इज़ कॉल्ड द डाई कास्टिंग। सो आंसर इज सी। सेकंड इज द मेटल इज सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल वर्किंग फॉर, फर्स्ट इज रिफाइनिंग ग्रेन साइज, रिड्यूसिंग ओरिजिनल ब्लॉक इनटू डिजायर्ड शेप, थर्ड इज कंट्रोलिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लाइन। मतलब ये तीनों जो है उसको हम मैकेनिकल वर्किंग बोल सकते हैं। ठीक है, सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। उसके बाद है फ्रेंड्स द टेम्परेचर एट विच न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म इन द मेटल। ओके, सो यहाँ पे अगर न्यू ग्रेन फॉर्म होते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर देन दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है द हॉट वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरिड आउट अबोव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। सो आंसर इज सी। जो हॉट वर्किंग है वो कब बोला जाएगा? तो अगर जो वर्किंग है वो वर्किंग टेम्परेचर है वो अबोव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है देन इट इज कॉल्ड द हॉट वर्किंग। देन नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द हॉट वर्किंग ऑफ मेटल, हॉट वर्किंग के दौरान the porosity of metal is largely eliminated, grain structure of metal is refined, mechanical properties are improved due to the refinement of the grain। तो तीनों जो चीज़ें वो हॉट वर्किंग में यहाँ पे होगी। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, पोरोसिटी भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेन स्ट्रक्चर इज रिफाइंड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है वो भी इम्प्रूव होगी। Now the part of circular cross section which are symmetric about the axis of rotation made by, मतलब कि अगर कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है और वो एक्सिस से सिमेट्रिकल है सब साइड, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगी दैट इज कॉल्ड द हॉट स्पिनिंग प्रोसेस। ठीक है, देन इट इज मेड बाय द हॉट स्पिनिंग प्रोसेस। नाउ द कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरिड आउट बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में हम काम करते हैं मेटल के ऊपर देन इट इज कॉल्ड द कोल्ड वर्किंग मेटल्स। ओके, या तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। द प्रोसेस एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग बोल्ट एंड नट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बोल्ट्स एंड नट्स बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है वो है कोल्ड हेडिंग। ओके, नाउ
in a unilateral system of tolerance the tolerance is allowed on unilateral यानी कि सिंगल, सो वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइड। फ्रेंड्स यहाँ पे ये गलती मत करना कि एक्चुअल साइज नहीं होगी, यहाँ पे होगी नॉमिनल साइज। सो आंसर इज बी, वन साइड ऑफ द nominal size. The next is the algebraic difference between maximum limit and basic size is called, मतलब कि maximum limit and basic size का जो difference है that is called the upper deviation। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा maximum limit and basic size that is called the upper deviation, and यहाँ पे अगर maximum की जगह minimum limit and basic size होगा तो आंसर आएगा lower deviation। ओके, Now a basic shaft is one whose upper deviation is 0। ठीक है, शाफ्ट में जनरली अपर डेविएशन जो है वो 0 रखते हैं एंड होल में लोअर डेविएशन जो है वो 0 रखते हैं। ठीक है, सो 12 का आंसर आएगा ए। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 100H6G5 मीन्स दैट द यहाँ पे एक्चुअल साइज इज 100, बेसिक साइज इज 100, डिफरेंस बिटवीन नो, सो यहाँ पे आंसर होगा बेसिक साइज इज 100 mm। ओके, सो 13 का जो आंसर होगा वो होगा बी। नाउ 14, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स द टोटल नंबर ऑफ टॉलरेंस ग्रेड्स आर, तो यहाँ पे आंसर होगा 18 एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 100H6G5 मीन्स, ये दूसरी बार आया लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है कि यहाँ पे पहले क्या था 100 के बारे में था, अब यहाँ पे H6 एंड G5 है। ठीक है, सो H यानी कि यहाँ पे हॉल यानी कि टॉलरेंस ग्रेड फॉर द होल इज 6 एंड फॉर द शाफ्ट इज 5। ओके, सो इस तरह से हम याद रखेंगे H6 यानी H इज द होल, सो टॉलरेंस ग्रेड फॉर द होल इज 6 एंड फॉर द शाफ्ट इज 5। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको लगता है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने जैसा है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।